हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वदीद फार्मिस में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। जैसे कि हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 को पहले हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग पार्ट 2 को जानेंगे। देखो, ये 100 एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी इसी क्वेश्चन मतलब इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी को एनालिसिस करके हम लोगों ने ये टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज चलाया है। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन। देखो, पहले अगर हम लोग बात करें कि फार्मास्यूटिकल चेन होता क्या, फार्मास्यूटिकल चेन के बारे में बात करें को आप लोग एक बात बताओ, आप लोग जो यहाँ दवाई प्राप्त कर लेते इजीली थोड़े होता है। सबसे पहले क्या होता है कि रॉ मटेरियल हमारे पास फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री से हमारे वेयर हाउस में जाता है, वेयर हाउस से हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर हम लोग होलसेलर से फिर हम लोग रिटेलर से, लीटर से लेके पेशेंट। देखो, ये फाइनली क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। यानी रॉ मटेरियल से लेके यहाँ तक ये सारे की चीज में बहुत वडन वाला काम है, बहुत कॉम्प्लेक्स वाला काम है। कहीं अगर रॉ मटेरियल बंद हो गया तो धीरे धीरे इधर भी बंद हो जाए। उसके लिए हम लोग हर स्टेप पे थोड़ा थोड़ा माल को स्टॉक रखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कुछ दिन के लिए बंद हो गया तो ये कंटिन्यू चल सके, यहाँ बंद हो गया तो इसको चले, जिसको हम लोग बफर स्टॉक के नाम से हम लोग जानते हैं। एक तरह का पूरा आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए उसका काम यही चीज होता है। सिंपल सी बात करें तो इसका मेन प्राइमरी पर्पस ये है कि टू मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर मेडिसिन टू अल्टीमेट कस्टमर और पेशेंट। मेनली अगर हम लोग बात करें, सिंपल सी बात करें तो फाइनली किसको देना, फाइनली हमारे जो मेडिसिन है वो पेशेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। किसका, सप्लाई चेन का, इसी का पर्पस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग ए ड्रग लिस्ट इन हॉस्पिटल। पूछ रहा है कि हॉस्पिटल में जो ड्रग लिस्ट बनाते हैं वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप फार्मासिस्ट है तो आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। डॉक्टर अगर बताओ ये जो लिस्ट बनता है उससे पहले कौन सी कमेटी गठता है, उससे पहले आपका पीटीसी कमेटी गठन होता है। और लिस्ट जो बनाने का काम होता है वो हमारे किसका होता है, बताना कमेंट में। वो हमारी बात करें तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का ये होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, व्हाट आर द हाई रिस्क ड्रग। देखो, जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट करेंगे, यानी जब सप्लाई चेन भी देखा जाए तो सप्लाई चेन करने के लिए जब दवाई आती है मेडिकल स्टोर पे, हम लोग उसको क्लासिफिकेशन में बांट देते हैं। इसलिए बांट देते हैं ताकि जब पेशेंट आए या जिस कैटेगरी का पेशेंट है उसी हिसाब से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करें। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाई रिस्क क्या है। हाई रिस्क ड्रग हम लोग उसको कहते हैं जो अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपको माउथ से देने के लिए आपने इंजेक्शन दे दिया तो पेशेंट को इवन डेड भी हो सकता है, यानी पेशेंट मर भी सकता है। ऐसा ड्रग जो कि पेशेंट को गलत या फिर गलत एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए तो उस कंडीशन में उसको बहुत ही ज्यादा हार्मफुल कर सकता है। तो राइट आंसर क्या है, बताना कमेंट में। क्या रहा, ड्रग दैट कैन कॉज सिग्निफिकेंट हार्म टू पेशेंट व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन इनकरेक्ट डोज। जब इनकरेक्ट डोज या फिर इनकरेक्ट हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन दे देंगे, यानी बॉडी के अंदर दे दें, उस वक्त क्या होगा, पेशेंट को हार्म हो सकता है। कमेंट में बताना क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल राइट आंसर एक होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया, वेयर आर इमरजेंसी ड्रग आर टिपिकली यूज। अच्छा, इमरजेंसी ड्रग बात करें तो कहाँ यूज होता है इमरजेंसी चीज में। इमरजेंसी कहाँ होगा, आईसीयू में होगा। आईसीयू में मेनली बात करें तो आईसीयू में हम लोग इमरजेंसी ड्रग का यूज करते हैं। बताना इसका आंसर क्या होगा। चलिए वेरी गुड, बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, देखा जाए तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर डिस्पेंसिंग शेड्यूल H1 ड्रग। देखो, जब हमने आपका भी कहा कि जब ड्रग का लिस्ट बनाते हैं तो अलग अलग कैटेगरी का लिस्ट बनाते ताकि वो क्या इजीली और एक्सेसिबल करके हम लोग क्या कर सके, आसानी से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। उसके लिए आपका अलग अलग, जैसे कि आपका हाई रिस्क ड्रग है, इमरजेंसी ड्रग है, नार्कोटिक ड्रग है, H1 शेड्यूल ड्रग है, इस तरह का हम लोग अलग अलग बनाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि H1 शेड्यूल का जो ड्रग्स है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। देखो, H1 शेड्यूल के बारे में बात करें तो ये एंटीबायोटिक ग्रुप के अंतर्गत आता है और इसके लिए हमारे पास वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए और मिनिमम हम लोग 3 साल का रिकॉर्ड रखते हैं। अब बताना कि आपको डिस्पेंसिंग करने के लिए H1 ड्रग के लिए क्या जरूरत है। राइट आंसर बताना आप लोग कमेंट में। They must be sold on valid prescription, record maintain at least 3 ईयर, कम से कम 3 साल तक आपको मेंटेन रिकॉर्ड रखना चाहिए। लेकिन इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में ऐसे दोस्त बस होना चाहिए, वो दे देता है। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है, व्हाट डज द एनडीपीएस एक्ट 1985 प्रोहिबिटेड।
देखो एनडीपीएस ने क्या करा था, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस होते हैं उनके लिए स्पेशल टाइप्स का उन्होंने एक लॉ लाया और उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसे नहीं बेच सकते, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, अगर लाइसेंस नहीं है तो आप नहीं दे सकते। इवन बेचने के लिए, खरीदने के लिए, हर चीज के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अब इसमें बताना राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताओ आप लोग। बिल्कुल राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, ट्रेड और इसका यूज करने के लिए आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, तभी इसका आप बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। आप लोग बताना कि प्राइमरी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन्वेंट्री का। देखो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि स्टोरेज रखना सही जगह पे, जैसे कि हमने आपको सप्लाई चेन बनाया कि रॉ मटेरियल, फैक्ट्री है, फिर वेयर हाउस, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर पैसेंजर, यानी इन स्टेप में सही तरीके से कौन सा दवाई रखना है, कौन सा नहीं रखना है, कितने दिनों में बनाना है, यानी सप्लाई सही तरीके से चलता रहे, उसके लिए हम लोग क्या है, उसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल का। तो इसमें बताना कौन सा आंसर होगा, टू इंश्योर द राइट अमाउंट ऑफ सप्लाई इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंश्योर करते हैं कि राइट अमाउंट, सही अमाउंट आपको अवेलेबल हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए बताना इसमें कमेंट में कौन सा राइट आंसर इसका बी हो। यहाँ पे पूछा व्हाट डज एबीसी स्टैंड फॉर इन एबीसी एनालिसिस। पूछ रहा एबीसी एनालिसिस, एबीसी में एनालिसिस में एबीसी का मतलब होता क्या है। देखो एबीसी एनालिसिस में इसका मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 कैटेगरी में हम लोग बांट देते हैं, ए बी सी डी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ए कैटेगरी का महंगा सामान आता है, बी कैटेगरी उससे कम, 30 कैटेगरी का उससे और कम। इसको और भी डिटेल में आप पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उदित फार्मेसी सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, फिर अगर जाएंगे यहाँ पे अपना डिटेल फिल करना, और डिटेल फिल करने के बाद यहाँ से कोर्सेस में जाके क्रैश कोर्स, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो तो ज्वाइन कर सकते हो क्रैश कोर्स, जिसका वैलिड जो है 15 अगस्त तक रहेगा और 1 मई से 30 मई तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। सारे टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको। फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर का आपको चीज़ें मिला जाएगा, मतलब सेकेंड ईयर में आपको तो लाइव क्लासेस मिल जाता है। रिकॉर्डेड क्लासेस जो सेकेंड ईयर वाले को मिला हुआ रिकॉर्डेड, वो आपको भी मिलता, ईपीडीएफ मिल जाता, लाइव चैट्स मिल जाता, बायलिंगुअल मिलता, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, इन सब चीज़ों को आपको पूरा कंप्लीट इसमें मिल जाता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखो इन्वेंट्री कंट्रोल में ही ये आपका दिया हुआ, इसका मतलब होता क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कॉस्ट जो है उसको कम करते हैं और होल्डिंग पे हम लोग उसे रोकते हैं। यानी एक बात पर बात करो, कोई ऐसा दवाई ले आए, आप एग्जांपल लेते हैं सीपीएम ले लिया, और आपके इलाके में सीपीएम दूर दूर तक नीड नहीं है, क्या होगा, वेस्ट ऑफ मनी। तो हम लोग इन्वेंट्री कॉलेज पहले ही चीज़ों को पढ़ेंगे और पहले से अगर हम लोग मैनेज करके चलेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो कॉस्ट है ऑर्डर का कम हो जाएगा और सही तरीके से हम लोग इन्वेंट्री को मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया व्हाट इज द लीड टाइम। देखो लीड टाइम का मतलब होता क्या है कि इसका लीड टाइम का मतलब ये चीज होता है कि जब आप एग्जांपल पे ले लो, आप लोग फ्लिपकार्ट यूज करते हो, अमेजोन यूज करते हो, आपने ऑर्डर मारा और फिर 5 दिन में आपके तक जब तक नहीं पहुंचता तो उसको हम लोग लीड टाइम के नाम से जानते हैं। अब सर्विस टाइम क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझो। देखो लीड टाइम किसको कहते हैं, मान लीजिए आप लोग अमेजोन यूज करते हैं, यानी अमेजोन मान लीजिए यूज करा, आपने ऑर्डर करा इसमें फैक्ट्री में या फिर जो डीलर है, अब वो फिर क्या करता है आपके पर, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक आपके हाथ तक जब तक नहीं पहुंच जाता, वेयर हाउस में नहीं, आपके हाथ तक जब तक नहीं पहुंच जाता उसको हम लोग लीड टाइम के नाम से जानते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचता है इसको हम लोग डिलीवरी टाइम के नाम से जानते हैं। यानी देखो लीड टाइम क्या होगा कि, अब बताना पहले आप लोग बताओ फिर मैं बताता हूँ, कमेंट में बताओ क्या होगा। The time gap between placement of an order and time of actual supply, यानी आप अगर फार्मेसी से किसी चीज को ऑर्डर करते हो तो बाहर नहीं हॉस्पिटल के, जब तक फार्मेसी में नहीं पहुंच जाता उसको हम लोग लीड टाइम के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल सेटिंग। हॉस्पिटल सेटिंग में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता क्या। देखो इसका मतलब यही चीज होता है कि जब हम लोग फिजिकल ट्रांसफर करते हैं ड्रग स्टोरेज एरिया से लेके पेशेंट तक, तो उसी को हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। क्या
ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग फिजिकल प्रोसेस, देखो मेडिकल स्टोर से जब पेशेंट तक ही तो हम लोग पहुंचाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानेंगे। कमेंट में बताना कि कौन सा राइट आंसर है। राइट आंसर के बारे में बात करें तो फिजिकल ट्रांसफर है ड्रग का स्टोरेज एरिया से लेके पेशेंट तक। स्टोरेज एरिया का मतलब क्या है, आपके हॉस्पिटल फार्मेसी से लेके पेशेंट तक जो करते हैं उसी को हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मेन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन यूज सिस्टम इन हॉस्पिटल। पूछ रहा इनमें से कौन सा आपका नहीं है सिस्टम आपका हॉस्पिटल में। देखो इंडिविजुअल करते हैं, स्टॉक फ्लोर करते हैं, यूनिट डोसेस करते हैं, यानी अगर हम लोग मेथड के बारे में बात करें कौन सा नहीं करते, मेन पूछा गया, मेन के बारे में बात करें तो हम लोग जो बल्क ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेन नहीं करते। मेन के बारे में बात करें तो हम लोग फ्लोर, स्टॉक, इंडिविजुअल मेथड के दोनों का यूज करके कॉम्बिनेशन का एक सिस्टम यूज करते हैं, वो वाला हम लोग मेन यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन मेथड। देखो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन मेथड का मतलब होता क्या है कि हम लोग प्रिस्क्रिप्शन कोई आया और एक एक करके हम लोग उसको दवाई दे रहे हैं, उसका फायदा सबसे ये चीज हो जाएगा कि कोई एरर नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि आपको कोई एरर नहीं होगा और सही तरीके से हम लोग इसको दे सकते हैं, यानी ये प्रोवाइड कर सकता बेटर कंट्रोल इन्वेंट्री। बेटर कंट्रोल इन्वेंट्री इन द सेंस ऑफ यहाँ पे ये चीज है, अगर एक एक प्रिस्क्रिप्शन देंगे मेथड तो इसमें हमारा टाइम का तो वेस्ट हो रहा लेकिन दवाई गलत नहीं जाएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया इन फ्लोर स्टॉक मेथड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो फ्लोर स्टॉक मेथड में क्या करते हैं, मान लो कि 4 फ्लोर आपका हॉस्पिटल है तो हर फ्लोर पे कुछ 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 दवाई रख देते हैं। जैसे नर्स रहती है ना, उसको हम लोग नर्सिंग स्टेशन का नाम से जानते हैं, वहां पे हम लोग कुछ कुछ दवाई हर फ्लोर पे रख देते हैं, तो उसी को हम लोग फ्लोर स्टॉक मेथड में जानते हैं। यानी देखो फार्मासिस्ट का काम ये रहता है कि हॉस्पिटल से लेके आपको नर्सिंग स्टेशन तक पहुंचाने का काम होता है, लेकिन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो हमारे नर्सिंग और फार्मेसी दोनों डिपार्टमेंट का यहाँ यूज होता है। यानी देखो ये मान लो आपको नर्सिंग स्टेशन है, यानी फार्मेसी से लेकर नर्सिंग तक जाने का काम किसका रहेगा, ये आपका फार्मासिस्ट का रहेगा। नर्सिंग स्टेशन से लेकर पेशेंट तक देने का किसका काम रहेगा, ये हमारे पास नर्स का काम रहेगा। यानी इस वाले मेथड में हम लोग दोनों इसमें इन्वॉल्व होता है, फ्लोर स्टॉक में दोनों यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूनिट डोसेज डिस्पेंसिंग सिस्टम। देखो यूनिट डोसेज डिस्पेंसिंग सिस्टम में प्राइमरी फंक्शन क्या है। देखो प्राइमरी फंक्शन के बारे में बात करें तो इसमें यूनिट में क्या करते हैं कि हमने एक एक टाइम का कर लेते हैं कि एक टाइम का, 2 टाइम का, उसको आज के ज़माने में देखे होंगे ना कि जैसे आप लेके जाते हैं तो इसमें दोपहर को खाना है, शाम को खाना है, तो उसी को हम लोग यूनिट डोसेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसका फ़ायदा ये चीज़ हो जाता है कि जब इंडिविजुअल देंगे उसको एक एक करके पर्चा में दे देंगे दोपहर शाम को खाना, तो इसमें मेडिकेशन रिड्यूस जो होगा, एरर कम हो जाएगा और वेस्ट कम होगा। यानी जितना होगा उतना ही देंगे, फिर उसको ख़त्म होगा फिर दवाई देंगे, एक बार में हम इसको दवाई प्रोवाइड नहीं करते हैं, उसी को हम लोग यूनिट डोसेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूनिट डोसेज सिस्टम। अब मुझे बताना कि यूनिट डोसेज सिस्टम का सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज क्या है, बताना कमेंट में। देखो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब यूनिट डोसेज सिस्टम देगा तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मेसी वर्कलोड बढ़ जाएगा, यानी एक एक करके देंगे तो उसमें फार्मासिस्ट की ज़्यादा जो नीड पड़ेगी, तो यानी इसमें क्या होता है कि वर्कलोड जो है फार्मेसी का इंक्रीज हो जाता है और इसमें ज़्यादा फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसमें, यूनिट डोसेज सिस्टम में। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया व्हाट इज स्टोर इन क्रैश कार्ट इन स्पेशल वर्ड लाइक आईसीयू एंड इमरजेंसी। देखो अगर हम लोग बात करें कि पूछ रहा है क्रैश कार्ट, जब आप इमरजेंसी में जाओगे तो एक तरह का पहले से ही दवाई उसमें रखा रहता है। क्यों रखा रहता है, ताकि वो इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग उसका यूज कर पाए। अब मुझे बताओ क्रैश कार्ट में क्या रहेगा। क्रैश कार्ट में बात करें तो वहां पे आपको इमरजेंसी ड्रग रखा रहेगा, ताकि अब उस कंडीशन में क्या होता है कि इमरजेंसी ड्रग को यूज कर लेते हैं और फिर अगर जब खत्म हो गया जिस पेशेंट के लिए यूज करते हैं उस पेशेंट को वहां पे आपको भरना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ एन इमरजेंसी ड्रग यूज इन कार्डियक अरेस्ट। मुझे बताना कि इनमें से कोई एक एग्जांपल बताओ जो इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग कार्डियक अरेस्ट के वक्त यूज करते हैं। तुमने बताओ, कोलॉजी में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में।
ये जो इपिनेफ्रिन है ना, इपिनेफ्रिन का हम लोग इसका यूज करके इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया व्हाट इज द की फीचर ऑफ एन ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग मशीन। पूछ रहा है कि क्या फीचर रहता है। देखो इसमें सबसे पहले ये चीज होता है फीचर कि ये हमारे ऑटोमेटिक है, यानी मशीन अच्छी चीजों को लेता है, यानी इसमें एररलेस बहुत कम हो जाता है। ये क्या करता है, मेडिकेशन का सेफ्टी प्रोवाइड करता है और डिस्पेंसिंग एरर कम करता है। देखो फॉरेन में बात करें तो ये आपका ऑटोमेटिक मशीन का डिस्पेंसिंग सिस्टम में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो डेवलप होता है। इंडिया में अभी बहुत टाइम लगेगा आने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया हाउ आर नार्कोटिक एंड साइकोटिक सब्सटेंस आर टिपिकली स्टोर्ड इन हॉस्पिटल। देखो नार्कोटिक यानी सब्सटेंस जो होते हैं जो नशे के लिए यूज होता है, उसका हम लोग किस तरह से करते हैं, उसको जो है सही तरीके से डबल लॉक कैबिनेट में रखेंगे और इसका दो जो है डिफरेंट स्टाफ मेंबर के पास ही चाबी होगा, सबके पास चाबी नहीं होगा। क्योंकि देखो ये जो नार्कोटिक साइकोटिक ड्रग होता है, इसको दवाई लेने के बाद लोग झूमने लगता है, इसका मिस यूज जो ज़्यादा करते हैं, उसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छा और सेफ्टी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। राइट आंसर क्या होगा बताना, राइट आंसर आपका सी होगा। चलिए यहाँ पे आपने जितना भी हमने पार्ट 2 को डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 3 को डिस्कस करें, तो हमारे साथ बने रहे। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट में, बाय, टेक केयर।